Good morning, students. Our today's topic is representing a chemical reaction. So basically, अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन हो रही है तो किस तरह से उसको लिखेंगे. There are basically two ways of writing the representing the chemical reaction. One is word equation and second is chemical equation. Now let's see before representing the chemical equation how we can pronounce it. Like if I have to explain the reaction between the lead nitrate and पोटाशियम आयोडाइड, इन दोनों के बीच की रिएक्शन मुझे एक्सप्लेन करनी है. तो सिंपली अगर मैं बोलूँ बाय लाइंस की फॉर्म में अगर मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, व्हेन आई रिएक्ट lead nitrate with potassium iodide, then it will form lead iodide as a precipitate, या पीपीटी इसको बोलते हैं. एंड with lead iodide it will form पोटाशियम नाइट्रेट. सो ये बोलने का तरीका है कि अगर मैं बोलूँ कि lead iodide reacts with each other to form a precipitates of lead iodide. सिंपली इसको लिखते हैं lead iodide and potassium nitrate. बेसिकली जो मेथड है काफ़ी लंबा है. एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें बोलनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ेगी. सो उस मेथड को शॉर्ट करने के लिए एक चीज़ आई जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. ये जस्ट एक शॉर्ट हैंड मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको इतना लंबा ना लिखने के बजाय, ना एक्सप्लेन करने के बजाय हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखे. सो केमिकल इक्वेशन, एक तो केमिकल इक्वेशन है, दूसरा है वर्ड इक्वेशन. जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वो केमिकल इक्वेशन ही है. आजकल जो यूज़ होती है वो केमिकल इक्वेशन है, बट हम लोग एक बार वर्ड इक्वेशन को भी देखेंगे क्या होती है वैसे. तो फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन. Now the first one is word equation here, and second method to represent the chemical reaction is chemical equation. But in both the cases some rules are similar here. So first let's see the rules ki how to write or how to represent that chemical reaction. The first rule is that we have to put an arrow in between the reactants and products. Basically this arrow represent the direction of reaction. It will represent the direction of a chemical reaction कि रिएक्शन किस तरह को प्रोसीड कर रही है. तो हमेशा जो है एरो लगेगा, हमेशा इसका जो हेड होगा एरो का वो हमेशा प्रोडक्ट साइड ही लगने वाला है. हेड ऑफ द एरो शुड बी ऑलवेज इन द प्रोडक्ट साइड. एंड बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स. लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें लिखी जाती है जो चीज़ें रिएक्ट कर रही है हमारे पास. राइट हैंड साइड में लिखा जाता है प्रोडक्ट्स. सो ये बेसिकली एक सिंपल सा रूल है रिप्रेजेंट करने का दोनों टाइप के इक्वेशंस को. और एक और चीज़ यहाँ पे आती है क्या, अगर मैं आपको बोलूँ कि इफ़ इन केस 2 या 3 टाइप के रिएक्टेंट्स होंगे, अगर मान लो जैसे इसी का केस ले, हम जो ऊपर रिएक्शन लिखी उसको मैं लिख सकता हूँ लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड. ये फॉर्मूला पोटाशियम आयोडाइड. दोनों को लिखने के लिए मुझे एक बीच में प्लस का एरो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ये प्लस का सिंबल बहुत जरूरी है. ये बता रहा है कि दोनों चीज़ें ऐड करी है हमने. तो रिएक्टेंट में भी अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल रहे हैं हमें तो दोनों में हम प्लस का सिंबल ऐड करेंगे. सिमिलरली इसमें भी सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में भी हमें क्या करना होगा, प्लस का सिंबल ऐड करना होगा. अगर मान लो हमें क्या मिल रहा था, लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट, सो यहाँ पे भी हम प्लस का सिंबल ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ दोनों चीज़ें हमें एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रही है. So these are the products and these are the reactants. So these are some basic rules of writing a chemical reaction or chemical equation or word equation. So
arrow must be there, and left hand side reactant must be there, which reacts which reacts, and right hand side product must be there. Now let's talk about the word equation, how to write the chemical equation in the form of chemical reaction in the form of word equation. So basically in this, the name of chemical should be written here. The name of the chemical should be written in word form. We can say this like in this reaction, if I would like to represent this chemical reaction in the form of word equation, then I would I will like I will write like lead nitrate plus में, because these are reactants, and plus में potassium iodide, these are the reactant. Then I put the arrow directing from the reactant to products, which will form the potassium potassium nitrate plus में lead iodide, so these in this method I have written the chemical equation in the type of word form. So but this method is also too long, so to short the method further, we are using, now in case of chemical equation, we just write the symbols of the chemicals. Like if I have to represent this chemical equation by using the this chemical reaction by using the chemical equation, so I will write the lead nitrate here, PbNO3 plus में potassium iodide Ki. Then I will put the arrow directing from the reactant to product side, it will form the lead iodide PbI2 plus में KNO3 potassium nitrate. So this method is even shorter than the word equation method. So this method is preferred over the word equation method nowadays. Now let's see another example, like if I have to write the reaction between the zinc and sulfuric acid, then I will say in the simpler form that zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate, and there is a evolution of hydrogen gas also, so this is a longer method to explain the reaction is what is happening here. So now let's write the chemical reaction in the form of word equation. Then I can write zinc plus sulfuric acid, because these are the reactant side, zinc plus sulfuric acid, then an arrow in between them, it will form the zinc sulfate plus में hydrogen gas, so this is the form of this is the method of writing chemical reaction in the form of word equation. Now let's write it in the form of chemical equation. Then what will I write? Zn, because zinc symbol is Zn and sulfuric acid is H2SO4. Then again I will put a arrow in between them, then it will form the zinc sulfate, means ZnSO4 plus में H2 gas is evolved here. So this is the very short method of writing a chemical reaction. Now let's see the definition of the chemical reaction. So chemical reaction can be written as the shorthand method of representing a chemical reaction in terms of symbols and formula
and formula of the reactants and products. Reactants and products is known as the chemical reaction, is known as chemical equation, known as the chemical equation. Now after writing a chemical reaction, the one thing which is necessary, or you can say necessity, is balancing. After writing chemical reaction in the form of chemical equation, one thing is necessary which is known as balancing. Balancing of atoms. So balancing of atoms means, or you can say that balancing of chemical reaction, balancing of atoms of each element, should be equal in both the sides, should be equal in both the sides. मतलब बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हर एक एटम का जो हर एक एलिमेंट का जो एटम्स है वो लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल होने चाहिए, उनके नंबर्स इक्वल होने चाहिए, बेसिकली बात ये. सो बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग ऑफ एटम इज that is atoms of each element should be equal in both the sides. Both the sides means left hand sides and right hand side, which is reactant reactant and product sides. But now the questions arise here कि why do we need a balanced chemical equation, कि जो इक्वेशन बैलेंस्ड हो हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन की. तो इसका रीज़न एक ही है, क्या? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मीन्स कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व्ड रहना, जितना यूज हुआ है उतना एज ए प्रोडक्ट हमें उस फॉर्म में मिलेगा. मीन्स क्या है? जो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to the mass of product side. इट मीन्स जितना हमने कंज्यूम किया है, कंज्यूम मतलब जो चीज़ हम रिएक्टेंट साइड यूज़ करते हैं कंज्यूम किया है, उतना हमें एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में उतना जो चीज़ मिलेगी उसका मास भी जो है वो इक्वल रहना चाहिए. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली अगर सेटिस्फाई होगा तभी आपकी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस कहलाएगी और राइट कहलाएगी. नाउ सपोज अ रिएक्शन बिटवीन द magnesium and oxygen here. Magnesium and oxygen, it will form the magnesium oxide, which means MgO, Mg plus में O2. This is the chemical equation for reaction between the magnesium and oxygen. It will form the magnesium oxide. Now let's see if the number of atoms are same of every element are same or not. Suppose let's take first there are two types of elements here. One is magnesium and other is oxygen here. So first see the left hand side. On the left hand side the number of atoms of magnesium are only 1, so I can write it here 1. And on the right hand side the number of magnesium atom is also 1. So magnesium atom is balanced on both the sides. But if I talk about the oxygen atom here, this is the molecule this is the this is the molecule here. So it contains two atoms of oxygen. So on the left hand side there are two atoms of oxygen here, because this is the molecule and it is formed by combining the two atoms of oxygen. But on the right hand side I can see here the only one atom of oxygen is present here. So this due to oxygen here the reaction is not balanced. This is the unbalancing of atom here, unbalancing of oxygen atom here, oxygen atoms here. So we can also see this by कि अगर हम ऐसी इक्वेशन लिखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है या नहीं, देख लेते हैं. सपोज मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हम लोगों को पता है
12 होता है, तो इसका मोलर मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24 समथिंग, है ना। तो 24 हो गया मैग्नीशियम का मास, एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 16, and so दो एटम्स का मास क्या होगा, बेसिक 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन द मास 16 into 2 will be 32. So on the reactant side the total mass will be equal to 32 plus 24 means 6 and 5, 56 is the mass on the left hand side. Now see the mass on the right hand side. See here, only one magnesium atom and only one oxygen atom present here, so the mass will be 24 plus में 16 which will be equal to 40. So the mismatching of this molecular mass of the left hand side and right hand side, it will not satisfying the law of conservation of mass, कि जितना हमने कंज्यूम किया रिएक्टेंट उतने हमें प्रोडक्ट में नहीं मिला. So this equation is not balanced एंड सो इसलिए इक्वेशन भी सही नहीं कहलाई जाएगी. सो इसको बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है. सो नाउ लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन. सो द फर्स्ट स्टेप हेयर इज writing, firstly write the chemical reaction in the form of a word equation. Write chemical reaction in the form of word equation here. Second step is that write chemical reaction in the form of chemical equation. केमिकल इक्वेशन दोनों लिखने जरूरी है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ इसका फॉर्मूला यही है यही नहीं. ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप विल बी द लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जितने भी टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें सबकी एटम्स की लिस्टिंग करना. लाइक जो हमने अबव वाले इक्वेशन में करी थी, क्या दो टाइप के एटम्स थे यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. सो इनकी लिस्टिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखी है. क्या लिस्टिंग इसी हिसाब से होती कि सबसे पहले एलिमेंट लिखे कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट कौन कौन से, और नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे हम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड. देन कंपेयर करेंगे कि हाँ कौन सा आइटम जो है वो, कौन से एलिमेंट का आइटम्स जो है वो अनबैलेंस रह चुके हैं. उस लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है अनबैलेंस है बट मैग्नीशियम एटम इज बैलेंस है. तो नाउ जो भी एटम्स अनबैलेंस रहेंगे सबसे पहले उस एटम की बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है. हमने सिलेक्ट करना है वो ऐसा एटम जो सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट बैलेंसिंग with the element having maximum number of atoms. Like in this case क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ही अनबैलेंस है, मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन एटम से. सो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे क्या, Mg प्लस में O2 विल गिव्स यू MgO. सो जहाँ पे अनबैलेंसिंग आपको दिख रही है वहां पे उस चीज से उसको मल्टीप्लाई कर देना हमको डायरेक्टली. अगर मैं बोलूँ आपको, है ना, मल्टीप्लाई के सिंपली क्या बोलूँ कि यहाँ पे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे 1 एटम, तो सिंपली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मैं क्या लिखूंगा स्टेप पे कि मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय 2 किस चीज को बैलेंस करा, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स हियर, टू बैलेंस द ऑक्सीजन atoms here. So now let's see the oxygen atoms are balanced here. There are 2 atoms and as here also there are 2 atoms of oxygen. But now see the magnesium atom here. Here the left hand side there are only 1 atom present here. But now there are 2 atoms in the right hand side of reaction. So now again we have to balance the magnesium atom. So further we will balance the magnesium atom by simply multiply it
by 2 because on the right hand side now there are two atoms of magnesium. There are two atoms of magnesium here, so we will multiply the magnesium on the left hand side by 2. So now this reaction is completely balanced here. This reaction is completely balanced here. You can see there are two atoms of magnesium on the right hand side, left hand side, and on the right hand side there are also two magnesium atoms, and on the left hand side there are two oxygen atoms, and here also two oxygen atoms are present. So every element has same number of atoms on the left hand side and on the right hand side. मतलब हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड में सेम हो चुके हैं. तो ये इक्वेशन अब यहाँ पे बैलेंस है बिल्कुल, और ये इक्वेशन बैलेंस है तो इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लेट्स सी अगेन कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को बैलेंस कर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं. देख ले, मैग्नीशियम का मास कितना था हमें पता है 24. सो कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2. सो कितना हो जाएगा मास 48, और यहाँ पे कितना मास था इसका ऑक्सीजन का 32. तो बेसिकली 48 प्लस 32 कितना बनेगा 80. नाउ लेट्स सी हियर ऑल्सो, यहाँ पे मैग्नीशियम का मास कितना है 24, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16. तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 40. सो ये 40 तो एक कंपाउंड का मास है, बट यहाँ पे कितने लिए हैं हमने 2 है, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बेसिकली बोलते हैं हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. जो आगे जो कॉन्स्टेंट लगे तो इसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कांस्टेंट. ये रिप्रेजेंट करता है या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं. वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि नंबर ऑफ मोल्स पे बात कर रहे हैं हम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें. तो मान लो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कि MgO जो पूरा कंपाउंड है यहाँ पे मैंने 1 मोल लिया था तो 40 है, 2 मोल ले ली तो 2 × 40 में कितना मास हो जाएगा 80. सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 80 मास है और राइट हैंड साइड पे भी 80 मास है उसका. सो नाउ द रिएक्शन इज completely balanced and it is satisfying the law of conservation of mass. So for today it is up for today. Thank you so much everyone.